जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ से आप हर एक क्लास को देख के अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे घायल का हस्तांतरण हस्त आसन द्वारा। जो आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास हमारी क्या हुई थी, जो कि मॉर्निंग में 9 o'clock हुई थी, उसमें हमने किया था फ्रेंड, जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे, प्राकृतिक श्वसन एवं कृत्रिम श्वसन, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। आई होप आपने उस क्लास को देखी हो, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में, वो आपके क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट हो गए होंगे। तो प्लीज़ उस क्लास को अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा, नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आपको देख लिएगा वो उस क्लास को, ईजिली आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, अध्याय घायल के स्थानांतरण का अर्थ एवं आवश्यकता जानेंगे। घायल का स्थानांतरण करते समय ध्यान रखनी होगी कौन कौन सी बातें होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ घायल के हस्तांतरण की विधियां देखेंगे। तो ये जो है पॉइंट्स हम कवर करेंगे किसके अंतर्गत, घायल का हस्तांतरण हस्त आसन द्वारा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आजकल यातायात के साधन बढ़ने से दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति साधारण रूप से भी घायल हो सकता है तथा गंभीर रूप से भी। किसी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती। कमेंट के माध्यम से बताइए, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? सामान्यतः दुर्घटना घटित होने वाले स्थान पर कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं होता तथा ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध करा पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः दुर्घटना के तुरंत बाद तथा चिकित्सक के पास ले जाने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा रोगी को राहत देने के लिए एक किए गए उपचार को ही प्राथमिक उपचार अथवा चिकित्सा कहा जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जब गंभीर रूप से घायल हो जाए, चलने फिरने में असमर्थ हो जाए अथवा मूर्छित हो जाए, तो उसे प्राथमिक चिकित्सा हेतु स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, घायल या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आराम पहुंचाने, पुनः दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने तथा उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कराने के लिए दुर्घटना स्थल से स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। तो ये तो हमने देख लिया स्थानांतरण। अब देखते हैं घायल के स्थानांतरण का अर्थ एवं आवश्यकता क्या है। दुर्घटनाएं कहीं भी और कभी भी घटित हो सकती हैं। दुर्घटनाएं अधिकांशतः औद्योगिक संस्थानों व सड़कों पर घटित होती हैं। इस स्थिति में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थल पर स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इस प्रकार के स्थानांतरण को ही घायल का स्थानांतरण कहा जाता है। घायल व्यक्ति के दुर्घटना स्थल से स्थानांतरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1 है व्यवस्थित प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार प्रारंभ करने के लिए स्थानांतरण जरूरी है। नंबर 2, दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर दोबारा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, अतः घायल को जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाना आवश्यक होता है। नंबर 3, घायल व्यक्ति को आराम की अवस्था में बैठाने एवं लिटाने के लिए दुर्घटना स्थल से स्थानांतरण जरूरी होता है। नंबर 4, गर्मियों में घायल व्यक्ति को धूप एवं गर्मी से बचाने के लिए तथा सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए स्थानांतरण किया जाना जरूरी होता है। तो ये तो हमने देख लिया स्थानांतरण, घायल का स्थानांतरण का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे,
घायल का स्थानांतरण करते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं। घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नंबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में घायल व्यक्ति के अंग में पीड़ा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से उठाते समय सर्वप्रथम रक्त स्राव रोकना चाहिए। नंबर 3, सर्वप्रथम घायल व्यक्ति की चोट का अनुमान लगाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। नंबर 4, स्ट्रेचर पर रोगी को ले जाते समय गड्ढे या नालों को सावधानी पूर्वक पार करना चाहिए। नंबर 5 है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के घायल अंगों का विशेष ध्यान रखकर ही उसका स्थानांतरण करना चाहिए। नंबर 6, ऊंचे नीचे स्थानों से ले जाने पर घायल व्यक्ति को कष्ट होता है, अतः उसे सदैव सुगम मार्ग से ले जाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7 है, स्थानांतरण करते समय रोगी की अवस्था देखनी चाहिए। होश में आने पर या मूर्छित होने पर रोगी के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए। यहाँ पे एक है ना स्ट्रेचर पर रोगी को ले जाते समय आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कुछ होता है, उसको लेटा करके 2 लोग पकड़ के ले जाते हैं, 2 या 1 लोग, तो उसी को स्ट्रेचर कहते हैं। अभी इसको कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को राहत देने के लिए दिए गए उपचार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, व्यवस्थित प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या आवश्यक। क्वेश्चन 3, रोगी को दुर्घटना स्थल से उठाते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा जस्ट, तो आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, घायल के स्थानांतरण की विधियां देख लेते हैं। हमने घायल के स्थानांतरण का अर्थ देख लिया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और घायल का स्थानांतरण करते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब तो हमने पढ़ लिया। बट घायल का स्थानांतरण किन विधियों द्वारा हम कर सकते हैं। स्थानांतरण जैसे मैंने आपको बताया ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। सपोज़ कोई किसी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति दब गया है, उसको चोट लग गई, कुछ हो गया, तो उसको वहाँ से निकाल करके किसी सेफ जगह ले जाना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। या फिर हॉस्पिटल ले जाना, कहीं पे भी देखिए सेफ जगह पे ले जाना घायल का स्थानांतरण कहलाता है। तो देख लेते हैं कि कौन सी विधियां हैं। एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, देखते हैं। कभी कभी दुर्घटना स्थल ऐसा होता है जहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिल पाता और ना ही कोई वाहन मिलने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में घायल को किसी व्यक्ति द्वारा अकेले ही ले जाना पड़ता है। एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण करने की निम्नलिखित विधियां। नंबर 1, गोद में उठा के आप उसको ले जा सकते हैं। तो इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम घायल व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर सीधा पीठ के बल लिटाना चाहिए, फिर एक हाथ उसके दोनों घुटनों के नीचे तथा दूसरा हाथ पीठ के नीचे से डालकर उठाना चाहिए। नंबर 2, यह ध्यान रखना चाहिए कि घायल व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर चोट न लगी हो जिससे उसे उठाने में असुविधा हो। और नंबर 2 देख लेते हैं, सहारा देकर ले जाना। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि गोद में किस प्रकार से ले जा सकते हैं। अब नंबर 2 है सहारा। देखिए ये देखिए इस तरीके से गोद में ले उठा करके ले जा रहे हैं ना, तो आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा है जो विधि, सहारा देकर भी आप उसको ले जा सकते हैं। ऐसे घायल व्यक्ति जो मूर्छित तो नहीं होते परंतु स्वयं ठीक प्रकार से चल फिर नहीं पाते हैं, उन्हें सहारा देकर दुर्घटना स्थल से अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। नंबर 1, इस कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम रोगी के बराबर में खड़े हो जाएं। नंबर 2, उसके बाद उसके हाथ को अपने विपरीत कंधों पर गर्दन के पीछे से रखना चाहिए तथा घायल व्यक्ति के हाथ को अपने उसी ओर से हाथ से पकड़ना चाहिए। नंबर 3, अपने दूसरे हाथ से घायल व्यक्ति की बगल में कमर से कुछ ऊपर पकड़कर उसे सहारा देना चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति धीरे धीरे आपके सहारे स्वयं चलकर आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। नोट, मोच या अस्थि भंजन की आशंका होने पर व्यक्ति को इस विधि द्वारा स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या ये बोल रहे हैं, अगर किसी को मोच आ गया है या फिर उसकी हड्डी टूटी है
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसका स्थानांतरण आप कर रहे हैं उसको मोच आई या फिर उसका अस्थि भंजन हुआ है, तो इस विधि द्वारा आपको स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए सहारा देकर कैसे ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तीसरा जो विधि है स्थानांतरण की, पीठ पर ले जाना। यदि घायल व्यक्ति मूर्छित न हो तो उसे पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। नंबर 1, सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को वाहक की गर्दन के दोनों ओर डालकर उसके सीने पर मजबूती से पकड़ना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद वाहक घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से कूल्हे के नीचे से संभालता है, जिससे घायल व्यक्ति के दोनों पैर वाहक की कमर से नीचे आगे की ओर आते हैं। नंबर 3, इस विधि से घायल को काफ़ी दूर पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये देखिए पीठ पर लाद कर कैसे ले जाया जा रहा है। चौथी विधि देखते हैं स्थानांतरण की, कंधे पर ले जाना। इस विधि का प्रयोग प्रायः मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आग लगने वाले स्थान से दमकल कर्मियों द्वारा इस विधि का प्रयोग करके लोगों को बाहर निकाला जाता है। इसी कारण इस विधि को फायरमैन्स लिफ्ट भी कहा जाता है। जो कंधे पर ले जाते हैं, तो इस विधि को किस नाम से जानते हैं? फायरमैन्स लिफ्ट भी कहा जाता है। स्थानांतरित की यह विधि सुविधाजनक मानी जाती है। तो इस विधि की प्रक्रिया देख लेते हैं। नंबर 1 है, सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को पीठ के सहारे लिटाया जाता है। नंबर 2, अब उसके सिरहाने खड़े होकर उसे इस तरह दोनों हाथों से उठाते हैं कि घायल के दोनों हाथ वाहक के दूसरे कंधे के इधर उधर रहें, लेकिन घायल के शरीर का अधिकतर भाग विशेषकर कमर के स्थान से उल्टी अवस्था में वाहक के दाएं कंधे पर रहना चाहिए। नंबर 3, वाहक को अपने दाएं हाथ से घायल का दायां हाथ कोहनी के नीचे से पकड़कर अपने सीने के सामने पकड़े रहना चाहिए। नंबर 4 है, इस विधि में बाएं कंधे पर बोझ कम होने के कारण वाहक आराम से ऊबड़ खाबड़ की जगहों पर चल सकता है, क्योंकि घायल का पूरा बोझ वाहक के दाएं कंधे पर रहता है। नंबर 5 है, इस विधि में घायल का सिर तथा बायां हाथ नीचे लटकते रहते हैं। मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने की यह सुविधाजनक विधि है। कौन सी विधि? कंधे पर ले जाना। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो फायरमैन्स लिफ्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस विधि को? कि जो दमकल कर्मी होते हैं, यानी कि आग बुझाने वाले होते हैं, उनके द्वारा इस विधि का ही प्रयोग करके लोगों को आग से बाहर निकाला जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा घायल का स्थानांतरण। अभी तो हम एक व्यक्ति द्वारा देख रहे थे कि अगर एक ही व्यक्ति है तो वो किन किन विधियों को अपनाकर घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कर सकता है, तो इसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार हो सकता है। घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य जब 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब वे यह कार्य अपने हाथों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करके विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं, जिसे हस्त आसन या हैंड स्ट्रेचर व्यवस्था कहते हैं। हस्त आसन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, दोहत्थी आसन। इस आसन के लिए दोहत्थी आसन मतलब दोनों हाथों का प्रयोग करके। इस आसन के लिए 2 व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। नंबर 1, इस विधि में दोनों स्थानांतरण करता है एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ आपस में पकड़कर बैठकी बनाकर मजबूती से अपनी अंगुलियां आपस में फंसाकर आसन बना लेते हैं। अंगुलियों के मध्य कोई कपड़ा लगाया जा सकता है। इस प्रकार दोहत्थी आसन पर घायल को बैठा लिया जाता है। नंबर 2, दोनों वाहकों के हाथ क्रॉस बनाते हुए चलते हैं ताकि रोगी को सहारा मिल सके। नंबर 3 है, मजबूती से पकड़ बनाए रखने के लिए घायल के दोनों हाथ दोनों वाहकों के बाईं तथा दाईं ओर गले में डाल देने चाहिए। सावधानियां क्या बरतनी है इस विधि का प्रयोग करते टाइम? नंबर 1 है, घायल को लेकर चलने के दौरान बाईं तरफ वाले सहायक की बायां पैर तथा दाईं तरफ वाले सहायक को दायां पैर एक साथ रखकर धीरे धीरे चलना चाहिए। नंबर 2, घायल व्यक्ति को अपने आप को संभालने के लिए अपने हाथों को सहायकों के गले में डालना चाहिए। तो ये देखिए दोहत्थी आसन विधि इस तरीके से, दोहत्थी आसन क्योंकि 2 व्यक्तियों के हाथ इसमें लगते हैं, तो आप दोहत्थी आसन का प्रयोग
इस तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और ये फिगर से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी जो तिहत्थी आसन बैठकी, इस प्रकार का आसन भी दो सहयोगियों द्वारा बनाया जाता है। इस आसन का प्रयोग भी घायल के मूर्छित न होने की अवस्था में किया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती। नंबर 1, दोनों वाहक रोगी के पीछे आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई पकड़ता है तथा दूसरा वाहक अपने दाएं हाथ से पहले वाहक की दाईं कलाई को पकड़ता है तथा दूसरे वाहक की इसी हाथ की कलाई को पहला वाहक अपने बाएं हाथ से पकड़ता है। दूसरा पॉइंट कहता है, अब बाईं ओर वाला सहायक अपने बाएं व खाली हाथ से रोगी के पैरों को सहारा देता है और तिहत्थी आसन पर बैठा लेता है। सावधानियां क्या बरतनी इस आसन का प्रयोग करते टाइम? तो नंबर 1 है, घायल को लेकर चलते समय दाईं ओर वाले सहायक को दायां पैर तथा बाईं ओर वाले सहायक को बायां पैर एक साथ रखकर धीरे धीरे चलना चाहिए। नंबर 2, घायल व्यक्ति को स्वयं से संभाले रखने के लिए अपने हाथों को सहायकों के गले में डाल देना चाहिए। तो ये देखिए, इस प्रकार तिहत्थी आसन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विधि है चौहत्थी आसन। इस आसन से दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की कलाइयों को पकड़कर बैठक तैयार करते हैं, जिसकी विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, इस विधि में दोनों व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने दाहिनी हाथ से बाईं कलाई को पकड़ता है। नंबर 2, अब दोनों व्यक्ति अपने बाएं हाथ से एक दूसरे की कलाई को पकड़ लेते हैं। इसको ही चौहत्थी बैठक कहते हैं। नंबर 3, इस बैठक में कपड़े की गद्दी रखकर रोगी को बैठाना चाहिए तथा रोगी व्यक्ति को अपने दोनों हाथ दोनों व्यक्तियों के गले में डालकर बैठना चाहिए। नंबर 4 है, इस बैठक द्वारा घायल को दूर भी ले जाया जा सकता है। सावधानियां क्या बरतनी है इस आसन का प्रयोग करते समय? तो नंबर 1 कहता है, घायल व्यक्ति को पूर्णतः होश में होना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पकड़ केवल घायल की होती है। नंबर 2, दोनों सहायकों को अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। तो ये देखिए, चौहत्थी आसन की विधि देख लिया हमने, किस तरीके से चौहत्थी आसन बनाया जाता है। अब जो दूसरा है, स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण देख लेते हैं। तो घायलों के स्थानांतरण की यह सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? स्ट्रेचर। दुर्घटना स्थल पर जब घायल की स्थिति ऐसी हो कि उसे किसी वाहन पर बैठाकर या सहारा देकर न ले जाया जा सके, तब स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। यह विधि उस रोगी को ले जाने हेतु उपयोगी है जिसके कूल्हे में चोट लगी हो। स्ट्रेचर लकड़ी, धातु या फ्रेम का बना होता है जिसके दोनों ओर दो दो हत्थे लगे होते हैं। फ्रेम के मध्य दरी या मोटे कंबल का आधार होता है। घायल को इस पर लिटाकर दोनों वाहक फ्रेम के दोनों ओर से पकड़कर घायल को सुरक्षित अस्पताल में पहुंचा देते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कभी कभी स्ट्रेचर न मिलने पर निम्न प्रकार के स्ट्रेचर बना लिए जाते हैं। नंबर 1 है, दरी या कंबल से स्ट्रेचर किस प्रकार से बनाया जाता है देखते हैं। कंबल या दरी को फैलाकर लंबाई की ओर उसके दोनों सिरों पर एक डंडा रखकर थोड़ी दूर तक उसे लपेटना चाहिए। बीच में घायल के लेटने योग्य स्थान रखना चाहिए। कंबल को सिलकर मजबूत बनाया जा सकता है अथवा रस्सी द्वारा डंडों को मजबूती से बांध लेना चाहिए। इन डंडों को पकड़कर घायल को उठाया जाता है। यदि एक बोरा उपलब्ध हो तो उसकी एक ओर की सिलाई खोलकर उसमें 2 बांस डालकर स्ट्रेचर बनाया जा सकता है। बोरा आप समझते हैं, बोरी आती है जिसमें राशन भर के आते हैं। तो कहाँ पे थे हम? यदि डंडे ना मिले और 4 सहायक हो तो कंबल या दरी के कोनों को दृढ़ता से पकड़कर घायल को उठाया जा सकता है। इस अवस्था में सहायकों को अपने बीच की दूरी का ध्यान रखना चाहिए जिससे कंबल या दरी खिंची हुई रहे और घायल को आराम मिले। कुर्सी का स्ट्रेचर, यह विधि घायल को ले जाने की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में बांस का स्ट्रेचर या कुर्सी का स्ट्रेचर तैयार कर लेते हैं। इस विधि में लकड़ी के डंडों पर लकड़ी की कुर्सी को बांधकर स्ट्रेचर तैयार किया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, घायल बालक को किस विधि से स्थानांतरित किया जाता है? क्वेश्चन 2, फायरमैन्स लिफ्ट किसे कहते हैं? क्वेश्चन 3, हस्त आसन द्वारा स्थानांतरित करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
छोटा सा चैप्टर था बट इम्पॉर्टेंट था, और आई होप अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसमें जितने भी हमने विधियाँ पढ़ी, सपोज़ ये चौहत्थी आसन हमने पढ़ा, दो हत्थी पढ़ा, तिहत्थी पढ़ा, तो ये सारी ही जो हमने विधियाँ पढ़ी ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड तो कमेंट करके पूछिए, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। बट प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य पूछिए। धन्यवाद।